who is most beneficent, most merciful. Dear student, in today's lecture, you people will learn what is postmodern age, postmodern writers, and we'll also discuss about modern age as well. Modern age writers, modern age dramatists, and poets, writer, critics, like that. We've got assignment, and we will also discuss about Matthew Arnold. Matthew Arnold as a poet, critic, commenters, political activist. We'll be talking about Matthew Arnold as well as a critic who belongs to Victorian age. Very prominent writer. We'll discuss about him as well. So let's see what's our today's task. Today you people will be learning a lot of knowledge, especially postmodernism, left versus right wing, postmodernism versus modernism, Marxism, capitalism, socialism, Matthew Arnold, and Gramsci cultural theory. But I'll be covering today Matthew Arnold, Virginia Woolf. So these topic today you people are going to discuss. You people are going to learn about all these topics. So these are, almost 6-7 books. But these 6-7 books will be finished today because I'll be teaching you a lot of things related to all these things. Postmodernism. पोस्ट मॉडर्निज्म एक अप्रोच है जो कि एक लाइफ में आई थी, कल्चर में है, आर्ट में है, लिटरेचर में है, ओवरऑल क्रिटिकल लाइफ में है और मुकम्मल एक मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्निस्ट एज की तरफ इसका शिफ्ट है। यानी मॉडर्न एज का ये शिफ्ट है टूवर्ड्स पोस्ट मॉडर्न एज। तो इसकी मेन करैक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि मॉडर्न एज जो थी वो क्या थी, वो रीज़न, लॉजिक, इसके ऊपर बात करती थी। लेकिन हम जब पोस्ट मॉडर्न एज में आएंगे, यानी यहाँ से ये एक मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज से हमने ट्रैवल करना है पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ। जब पोस्ट मॉडर्न एज में आएंगे तो यहाँ पे आपको एज मिलेगी फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, यहाँ पे आपको लोग क्या मिलेंगे, स्केप्टिकल। जो प्री कॉन्सीव्ड नोशन और आइडियाज़ मौजूद हैं उसको चैलेंज करते लोग आएंगे नज़र। आप अगर देखें सम्यूल बैकेट को, पोस्ट मॉडर्न राइटर है, तो अब्सर्डिज्म जो है ये बड़ी प्रोमिनेंट है इस एज में। थिएटर ऑफ अब्सर्ड लोग जो थे 1945 के बाद कहा जाता है कि वो कुछ राइटर्स जो थे मोस्टली जो वो चूँकि एडवांस बहुत हो चुके थे तो वो क्या हो गए थे, अग्नोस्टिक। और उनके आइडियाज़ क्या थे कि ये दुनिया जो है ये सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, कहीं भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्निस्ट, दे बिलीव दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नॉलेज, कहीं भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। मैं टू से इफ़ यू वांट टू get some idea, you have to follow the follows like intertextuality, metafictions, and historiographics metafictions. You need to have temporal distortions. You need to have technocultures and hyper reality. You need to have maximalisms, you need to have minimalisms, magical realism.
So these are the main point and main elements of the postmodern age. These are very, it's because since they are new words for you and they can confuse you, and I'll try my level best to teach all these things to you. थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन ये सारे कंसेप्ट जो हैं मैं आप लोगों के क्लियर करने की कोशिश करूँगा. थोड़े से ये पॉइंट देख लें. मॉडर्न एज के अंदर क्या है जी? प्रोडक्शन है, कम्युनिटी लाइफ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है. लोग जो हैं फिर भी किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं. लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज क्या करेगा? हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करके देखेगा. पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट, कोई प्री कंसीव्ड नोशंस हैं या प्री एस्टेब्लिश्ड नोशन जो बने हुए हैं, मॉडर्न एज तो उनको एज इट इज़ ही देखता था, ठीक है, और उसी को परफेक्ट समझता था. मतलब जो उनके सामने है वो उसको परफेक्ट समझते थे. एक कम्युनिटी लाइफ थी, एक सोशल लाइफ थी, एक फैमिली की लाइफ थी, बिलीफ इन द कंटिन्यूटी एंड सिचुएशन. लेकिन ये बिलीव किस पे करते हैं? फ्रैगमेंट में, इंडिविजुअल थॉट पे, ठीक है. जो एक बंदे के मन में आइडियाज़ हैं, चाहे दूसरे साइड पे अगर हज़ारों आइडियाज़ भी हैं, वो उसको मानेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे. मतलब जो पोस्ट मॉडर्न एज है वो क्या कहते हैं कि रियलिटी किसी एक जगह में नहीं है, यानी कोई एक कम्युनिटी में नहीं है, एक सोशल लाइफ में नहीं है. जहाँ जहाँ पे मौजूद है तो वो कहते हैं कि क्या बिखरी हुई है रियलिटी. तो वो कहते हैं वो इकट्ठी करते हैं, वो हर जगह से चीज़ लेते हैं. मैंने अभी आपसे बात की इंटरटेक्सचुअलिटी. दे फॉलो इंटरटेक्सचुअलिटी. दे टेक थिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, नॉट फ्रॉम सिंगल बुक. मॉडर्निस्ट क्या? रियलिटी, लॉजिकल, रैशनल, अक्ली चीज़ों को सपोर्ट करते थे. ये लेकिन ये क्या करेंगे? सब्जेक्टिविटी को. देखिए ये डिफरेंस है दोनों में. ये किसको अप्रोच करते हैं? सब्जेक्टिविटी को. और ये किसको? ऑब्जेक्टिविटी को. ये मेन डिफरेंस है इनका. ये अक्ल की दुनिया को देखते हैं. वो कहते हैं अक्ल से हर चीज़ नहीं मापी जा सकती. पोस्ट मॉडर्न एज में राइटर कहते हैं, यानी ये कहते हैं जब रियलिटी मौजूद नहीं, ये किसको अप्रोच करते हैं? ये रैशनल थॉट्स को. रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अक्ली होना चाहिए. ये अप्रोच थी मॉडर्निस्ट की. मॉडर्निस्ट की अप्रोच क्या थी कि इंसान को क्या होना चाहिए? अक्ली होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. लेकिन ये कहेंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि ट्रुथ कहीं मौजूद ही नहीं है. ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कहीं भी नहीं है, ठीक है. तो जब एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब एब्सोल्यूट ट्रुथ मौजूद ही नहीं है कहीं, तो व्हाई डोंट वी गेट आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज? बिकॉज सिंस रियलिटी इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बुक्स, पीपल, आइडिया, नेशन, कल्चर. तो हमें जो रियलिटी है वो कहाँ से फिर फाइंड करनी है? मुख्तलिफ बुक से, मुख्तलिफ पेंटिंग से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ लिटरेचर से, मुख्तलिफ बुक से. तो एक जगह रियलिटी नहीं है, तो इंटरटेक्सचुअलिटी को उन्होंने फिर प्रमोट किया. ये सारे मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा. अच्छा, ये है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, कम्युनिटी लाइफ थी, सोशल क्लास थी, फैमिली थी, बिलीव इन द कॉन्टीन्यूटी एंड द सिचुएशन, रोल ऑफ एजुकेशन, वन वे मीडिया. अब मीडिया जो कहता था उसको रियलिटी समझी जाती थी. इन्होंने कहा नो, ये क्या कहेंगे? ड्युअलिटी. हर चीज़ को ड्युअलिटी में देखेंगे. अच्छा, ड्युअलिटी के अंदर क्या होता है? ड्युअलिटी में दो चीजें हैं. एक आपको एपरेंट चीज नजर आ रही है, ठीक है. ड्युअलिटी का मतलब होता है ना दो. तो हर चीज के कहते हैं वो दो पहलू होते हैं. मतलब एक कॉइन है ना, तो एक कॉइन का एक ये हिस्सा है कि ये हिस्सा है. तो वो हर चीज को वो क्या कहते हैं? जो मीडिया भी आपको दिखाता है, कहता है मीडिया जो आपको दिखाती है चीज वो और है, और जो असल में है रियलिटी और है. यानी हर चीज़ को वो दो रूप में देखेंगे पोस्ट मॉडर्न. या इस पे बड़ा फिट एक सोक्रेटिस का एक कोट है, बड़ा फिट इसके ऊपर अप्लाई होता है. कहता है डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज. किसने कहा था? सोक्रेटिस ने. कहता है डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज. एक तो उन्होंने कहा हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती. हम रैशनल, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल और रीज़न के साथ हर चीज़ को माप नहीं सकते.
क्योंकि रियलिटी मौजूद ही नहीं है। ये मौजूद जो है, ये बिखरी हुई चीज़ें हर जगह फ्रेगमेंट में आपको मिलेगी, इंडिविजुअलिज्म में चीज़ें मिलेंगी। तो ये क्या कहते थे, चीज़ों को एक सेट में मानते थे, सोशल क्लास में, कम्युनिटी में, प्रोडक्शन, फैमिली, बिलीव इन अ कंटिन्यूटी चल रहा था, ठीक है। रोल इन ऑफ एजुकेशन, वन वे मीडिया, कि मीडिया को वन वे देखा जाता, जो आपको दिखा देता मीडिया, ये मॉडर्निस्ट अप्रोच उसको मान लेती। लेकिन उन्होंने कहा नो, चीज़ें जो हैं वो डुअलिटी में होती हैं। डुअलिटी मीन कि उसके दो रुख होते हैं, एक होती है अब्स्ट्रैक्ट रियलिटी और एक होती है जो आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे कोई और भी होती है। तो यहां पे क्या था, ओवर्ट सोशल कंट्रोल था। ओवर्ट का मतलब क्या होता है, ओपन, ठीक है, खुला। ये क्या है, कवर्ट सोशल कंट्रोल। अब कवर्ट क्या, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। उस दौर में क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ये देखिए, ये बहुत कुछ चेंज का। ओवर्ट मीन कि अगर किसी की वीडियो बन रही है तो उसे वो सामने दिखाया जाता था, भाई तुम्हारी वीडियो बन रही है, ठीक है। और आजकल की पोस्ट मॉडर्न एज में क्या, कवर्ट। कवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट। आजकल जो भी कुछ हो रहा है आपको पता नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहीं कहीं पे क्या कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो बन चुकी है, ठीक है। ये क्या, कवर्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है, कवर्ट कंट्रोल हो रही है। ये पोस्ट मॉडर्न दौर की दुनिया ना, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। पहले क्या कंट्रोलिंग थी, अगर किसी की वीडियो बनती तो उसे सामने दिखाते, भाई तुम्हारी वीडियो बन रही, ठीक है। उस वक्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, हिडन कैम नहीं थे इस तरह के। लेकिन आजकल हिडन कैम की वजह से क्या है, कोवर्ट कंट्रोल है। सीसीटीवी आपको हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो ये क्या था, नेशनहुड की बात, ये ग्लोबल बात करता है, ये नेशनहुड की बात करता था, ये ग्लोबल बात करता है। साइंस एडेड प्रोग्रेस एंड फाइंडिंग द ट्रूथ। साइंस को इस्तेमाल किया जाता है किसको फाइंड करने के लिए, ट्रूथ के लिए। तो ये कहते हैं ट्रूथ कहीं मौजूद ही नहीं है, एब्सोल्यूट, तो फाइंड कहाँ करनी है, अब्सर्ड है। सिंस वी आर इन अब्सर्ड इन्वायरमेंट एंड लिविंग इन अब्सर्ड वर्ल्ड, मीनिंगलेस वर्ल्ड, वेयर देयर इज नो मीनिंग एंड वेयर वी हैव टू फाइंड मीनिंग। वो कहते हैं कि मीनिंग जो मौजूद ही नहीं है तो फिर फाइंड कहाँ से करनी है, मीनिंगलेस है। वो कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं मॉडर्निस्ट, कि वर्ड जो है ये दुनिया ही मीनिंगलेस है, तो हमने मीनिंग कहाँ से फाइंड करने हैं। तो ये मीनिंग फाइंड करते हैं किसके ज़रिए, साइंस के ज़रिए। किसी चीज़ पे पहुंचते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। साइंस इज ओनली वन सोर्स, वो कहते हैं साइंस इज ओनली वन सोर्स नॉलेज, प्लूरलिटी ऑफ द ट्रूथ नाउ। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है। मतलब आपने अगर किसी टेक्स्ट को स्टडी करना है, जैसे फर्डिनेंड डी सॉशर को अगर आपने पढ़ा हो, फर्डिनेंड डी सॉशर, ठीक है। फर्डिनेंड डी सॉशर जो है, जिसने मॉडर्न लिंग्विस्ट, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक की एक बुक उसने तो नहीं लिखी थी, उसके स्टूडेंट ने ही पेश की थी, उसके नोट्स थे फर्डिनेंड डी सॉशर के। तो उसने लैंग्वेज का क्या बनाया था, उसने कहा लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एक अपना स्ट्रक्चर। उसने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच दी थी। मतलब किसी भी चीज़ को आपने देखना है तो एक ख़ास स्ट्रक्चर में देखना है, आप उस स्ट्रक्चर से बाहर जाके उसे नहीं देख सकते। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच को वही राइटर जो इसके हामी होते हैं, जैक डेरिडा और माइकल फूको और इस तरह के रोनाल्ड बार्थ, तो ये इस तरह के जो बड़े बड़े राइटर थे, ब्रॉडरियर्ड, सो लाइक दीज ग्रेट राइटर क्रिटिक्स, दे रिजेक्टेड इट देमसेल्फ। उन्होंने पहले इसकी फेवर की, उसके बाद इसी स्ट्रक्चरल अप्रोच को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आपने फर्डिनेंड डी सॉशर का नाम सुना होगा, स्विस बोर्न फ्रेंच लिंग्विस्ट था। तो ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। इसने कंसेप्ट दिया था लैंग प्रोल का, ठीक है। इसने कंसेप्ट दिया था इसका सिग्निफायर का, मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो सिग्निफायर ये होता है कि कोई साउंड, कोई इमेज, ठीक है, कोई अलामत, कोई एम्बलम, कोई एम्बॉडीमेंट, कोई रिटन टेक्स्ट, वो आपका सिग्निफायर है।
लेकिन उसके साथ जो मीनिंग अटैच है, जो मेंटल इमेज वो बनाता है, वो आपका सिग्निफाइड है। ठीक है, ये आपको सर फर्डिनेंड डी सॉशर ने बताया। फर्डिनेंड डी सॉशर ने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच दी थी, और ये जो मॉडर्निस्ट अप्रोच है, ये जो है सारे ये मॉडर्निस्ट है, और ये क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ये सारे मैंने आपको बताए। अच्छा, इसकी सोच जो है ये क्या है, मॉडर्निस्ट अप्रोच स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, प्लेस है, स्टेबिलिटी है, यू न्यू हु यू वर, यानी तुम जानते हो कि तुम क्या थे या क्या हो। अब यहाँ पे देखें कन्फ्यूजन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, इंसान अपने आप को कहता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर है और उसको हम उसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपको ले जाएंगे कन्फ्यूजन की तरफ, बैफलमेंट की तरफ, क्रम्बलिंग सिचुएशन की तरफ। ये कहेंगे कहीं सेंटर होल्ड नहीं करता। अगर आपने जैक डेरिडा को पढ़ा हो तो उसने लोगोसेंट्रिसिज्म का कंसेप्ट दिया। ठीक है, उसने क्या कहा कि किसी चीज़ का कोई सेंटर नहीं है, किसी चीज़ का कोई सेंटर ना मानना, इसका मतलब है कि कोई चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़ जो है बिखरी हुई है। उसने सिग्निफायर और सिग्निफाइड को ही थोड़ा सा एक्सपेंड किया। उसने कहा कि हम एक सिग्निफायर लेते हैं, मतलब एक अलामत है, उसके साथ एक मीनिंग अटैच है, यानी ये क्रॉस अलामत है तो इसके साथ एक मीनिंग अटैच है। ये सिग्निफायर है और ये सिग्निफाइड है। ठीक है, अब कहता है जी अगर हम एक चीज़ का सिग्निफाइड तलाश कर लेते हैं, जैक डेरिडा ने कहा, तो वो सिग्निफाइड भी तो आगे कई मीनिंग रखता है या नहीं रखता। वो उसे आगे रखता है, फिर वो आगे रखता है, फिर वो आगे रखता है। इस तरह कहता है कि वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो एंड नहीं होता, जैक डेरिडा ने कहा। तो उसने उस थ्योरी का नाम दिया डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। हर चीज़ जो है वो अपने डिफरेंस की वजह से मौजूद है। बात समझ आई? डिफरेंस, उसने उसको कंसेप्ट दिया डेफरेंस। तो डेफरेंस क्या है कि हर चीज़ जो है वो डेथ है तो वो कहता है लाइफ है तो डेथ है, गुड है तो बैड है। इस तरह उसने हर चीज़ को कहता है, हर चीज़ जो है उसे हम डीकंस्ट्रक्ट करके उससे मीनिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इवन के बहुत सारे लोगों ने पोएम को भी इसी तरह फाइंड करने, मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़, एक पोएम है, उसके अंदर सिर्फ लाइफ डिस्कस की गई है, ठीक है, ज़िंदगी को बार बार डिस्कस किया, तो दूसरा पहलू उसका क्या है, फिर हम खुद उसके साथ रिलेट कर लेंगे, वो डेथ है। तो इस तरह हम ड्यूल अप्रोच के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। ये क्या ड्यूल अप्रोच को मानती है कि सिर्फ एक जो मीडिया ने दिखा दी आपको पिक्चर, वो नहीं मानेगी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो इसको नहीं। अब आज ऐसे होता है ना, कोई बंदा आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो हम क्या करते हैं, डाउट करते हैं। ये एक हमारे एज की, हमारी पोस्ट मॉडर्न जो एज है ना, इसकी करेक्टरिस्टिक है ये, जो कि बहुत हम हर चीज़ को क्या देखते हैं, उसे डीकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। चलो यार इसका एनालिसिस करें, उसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्ट। साइंस इज द ओनली सोर्स ऑफ द नॉलेज, प्लूरलिटी ऑफ द ट्रूथ। नाउ कन्फ्यूजन है इस एज के अंदर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर वो कहते हैं मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। मतलब अगर आप एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच जो है या मॉडर्निस्ट अप्रोच रखने वाला बंदा है, आप उसको एक पेन दे दें, ठीक है, तो वो पेन को स्टडी करेगा उसके पूरे फॉर्म शेप की लिहाज से, ठीक है, जो उसकी शेप है, जो भी आपके पेंसिल या पेन की शेप। लेकिन यही पेन अगर आ जाए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के पास या डीकंस्ट्रक्शनिस्ट के पास, तो वो क्या करेगा, उसको डीकंस्ट्रक्ट करेगा। अगर वो पेंसिल है या पेन है तो वो उसे क्या करे, तोड़ेगा, इधर से तोड़ेगा, इधर से तोड़ेगा, उसकी इंक देखेगा, ये देखेगा। तो ये जो अप्रोच है ये क्या है, डीकंस्ट्रक्शन की अप्रोच, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की अप्रोच। तो हमारे जो हमारे मतलब ये पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं, वो इस अप्रोच को मानते हैं, डीकंस्ट्रक्शन को, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को। ये देखें कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंसिस्टेंट चॉइस है, यू क्रिएट हु यू वांट टू बी, यानी आप जैसी मर्जी चीज़ बना लें। वो कहते हैं ना डीकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट, आपके हाथ में, चीज़ को जिधर मर्जी ले जाएं, क्योंकि जो सेंट्रल मीनिंग ही नहीं है। वो कहते हैं जी किसी चीज़ का कोई सेंट्रल मीनिंग नहीं। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा
आपके पास एक सामने कैट है, ठीक है, आपके पास कैट है, आपने इसे कह दिया कैट, मैंने कह दिया बिल्ली, किसी और ने कह दिया इसको कुछ और ने किसी को और कह दिया, और किसी ने और कह दिया, और अब जो जिस तरह का उसका कल्चर है, सोसाइटी है, तो वो वैसा उसने उसको मीनिंग दिया हुआ है। तो मीनिंग तो फिक्स नहीं है। फिर अगर फिक्स्ड मीनिंग होते तो हर चीज़ का एक ही मतलब होता। फिर मतलब अगर ये स्टेपलर को हर जगह स्टेपलर ही कहा जाता तो हर लैंग्वेज में इसका मतलब स्टेपलर होना चाहिए था ना। तो इट मीन चीज़ें मौजूद हैं उस अपनी रियलिटी की वजह से, उनके मीनिंग्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। वी हैव गिवन आवर ओन मीनिंग्स, हमने उनको अपने मीनिंग्स दिए हुए हैं। फिर इसी तरह कल्चर के हैं, फिर इसी तरह मज़हब के हैं। मतलब एक लड़की का बिल्कुल टाइट ड्रेस पहनना और खुले बाल छोड़ना और एक कल्चर के अंदर बगैर मतलब हिजाब के रहना, एक यूरोपियन कल्चर के अंदर एक सिविलाइज्ड औरत की निशानी है। लेकिन जिसने वो बुर्का पहना हो, पूरा हिजाब पहना हो और बॉडी कवर्ड किया हो, तो उसको वो कहते हैं अनसिविलाइज्ड वहाँ पे। लेकिन वही और लड़की जहाँ पे मिनी स्कर्ट या वो इस तरह की टाइट ड्रेस पहन के सऊदी अरेबिया या हमारे किसी कंट्री में आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? अनकल्चर्ड लेडी। अनकल्चर्ड है यार, पता नहीं खुले बार छोड़े हुए हैं और शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ और फिर रही है, इसे शर्म नहीं आती। उसका कल्चर है कि उसके कल्चर में ये जो है गुडनेस की अलामत है, रिफाइंड की अलामत है, सिविलाइजेशन की अलामत है, एक सिविलाइज महजब होने की अलामत है। उन्होंने इसको मीनिंग दिए हुए हैं। तो ये है मामला सारे कि वो मीनिंग, चाहे वो कल्चर वाइज हों, चाहे वो मज़हब वाइज हों, चाहे वो सोशल वाइज हों, ये मीनिंग हमने दिए हुए हैं आर्बिट्रेरी। तो अब सारे राइटर जो हैं पोस्ट मॉडर्न एज में इस पे अग्रीड हो गए हैं। ये जो इनकी थॉट थी, फिर लिटरेचर भी यही वैसा ही प्रोड्यूस कर रहे थे। ये क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच है, जो चाहे जिधर मर्जी चीज़ को ले जाएं, ठीक है। ये क्या है? स्केप्टिक अप्रोच है। ये क्या है? एक मॉडर्न से भी आगे अप्रोच है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है। यानी मॉडर्न तो जो थे वो एक ख़ास लॉजिक, रीज़न और रैशनल थॉट को मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कहीं चूँकि सच्चाई मौजूद ही नहीं है तो हम जिधर मर्जी उसे रिकन्स्ट्रक्ट कर लें और जिधर मर्जी ले जाएं। यानी हो बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस से रिलेटेड आपके लिए रखी है, असाइनमेंट के अंदर आपको समझ आ जाएगी। पोस्ट मॉडर्निस्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, देखिएगा। ट्रूथ इज़ रिलेटिव। ट्रूथ जो है वो रिलेटिव फॉर्म में मौजूद है। कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ अफ्रीका में मौजूद है, कुछ श्रीलंका में मौजूद है, कुछ एशिया में, कुछ को दूसरे कॉन्टिनेंट में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ वो कहते हैं वो किसी एक फिक्स स्ट्रक्चर को नहीं मानते थे कि बस हमारा कंट्री पाकिस्तान है, सारी सच्चाई यहाँ ही है। हमारा कंट्री यूएसए है, यूएसए के अंदर सारी सच्चाई है। राइटर अब इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ट्रूथ जो है वो क्या रिलेटिव फॉर्म में है, नॉट इन वन प्लेस। इंटरटेक्सुअलिटी, मेटा एनालिसिस, इंटरटेक्सुअलिटी, मेटा एनालिसिस, मेटा फिक्शन, हिस्टोरीग्राफिक मेटा फिक्शंस, और उसके बाद टेक्नो कल्चरल हाइपरटेक्सुअलिटी और हाइपर रियलिटी। इस तरह की मतलब टर्म्स जो हैं उन्होंने इसके अंदर इन्फ्यूज कर दी कि यू पीपल इवन डिडंट लिसन टू ऑल दीज नेम्स। आपने शायद ये नाम सुने भी ना हो। ट्रूथ इज रिलेटिव। वो कहते हैं जी ट्रूथ रिलेटिव है। पहली बात तो ये कहीं एक जगह मौजूद नहीं है। कंज्यूमरिज्म इज ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सेल्फ, पिक एंड मिक्स। चीज़ों को लो और उसको क्या करो, मिक्स करो। एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो। एक जगह तो रियलिटी मौजूद नहीं है, इधर से भी उठाओ, इधर से भी उठाओ, इधर से भी उठाओ और इसको मिला के पेश करो। सिंस नॉलेज इज नॉट इन वन प्लेस। डिसोल्यूजनमेंट विद द आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस, अनसर्टेनिटी। ये डाउट की एज थी, इसे कहते हैं स्केप्टिक एज कहा जाता है, ठीक है। डाउट की एज कहा जाता है। इसके ऊपर जो बेस्ट फिट होता है कोट वो सोक्रेटिस का है।
वो कहता है डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। देखें ये कितने एंशियंट ग्रीक बंदा हज़रत ईसा से भी 500-600 साल पहले कह रहा है डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। किसी चीज पे शक करें तो उससे एक नई चीज निकल आती है। आप तजर्बा करके देखिएगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूं शिनोवा एचबी के एक नावल की, थिंग्स फॉल अपार्ट। अंग्रेज़ों को उन्होंने वो इलाके दिए थे जहाँ पे वो नए नए गए थे, जहाँ पे विचेस रहती थी। उन्होंने वहाँ पे चर्च बना दिए और वो सारे कहने लगे ये तो हमारे गॉडसे से भी कोई ऊपर बंदे आ गए। उन्होंने सब ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, ब्लैक लोगों ने। अनसर्टेनिटी, फ्रेगमेंटेशन, वो कहते हैं कि चीज़ें जो है वो फ्रेगमेंटेशन में ही अच्छी लगती हैं। फ्रेगमेंटेशन, इसी तरह पोस्ट मॉडर्न राइटर क्या कभी इधर से शुरू कर लेंगे, कभी इधर से शुरू कर लेंगे, कभी आखिर से शुरू कर लेंगे। इस तरह वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, चाहे आप उनका लिटरेचर भी पढ़ के देख लें। कुछ एक दो आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। इंसिसेंट चॉइस जो है वो आपकी है, जिधर मर्जी कर लें। ग्लोबलाइजेशन, बात वो क्या करते थे, नेशन वाइज बात करते थे मॉडर्निस्ट, ठीक है, नेशनलिज्म की बात करते थे। ये क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। सारी दुनिया, देखिए हम अब रिलेटेड है पूरी दुनिया। हम जिस एज में रह रहे हैं वो कौन सी एज है? बंदा साउथ अफ्रीका का हो, या वो अमेरिका का हो, या वो ऑस्ट्रेलिया का हो, या वो सऊदी अरेबिया से या मिडल ईस्ट से या किसी भी कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखता हो, आपके साथ कनेक्टेड है। वो आप उनका हिस्सा हैं। आप किसकी वजह से? इस मॉडर्न प्लेटफॉर्म की वजह से। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। ये है करेक्टरिस्टिक एज की। ग्लोबलाइजेशन का सोचते हैं, यानी ग्लोबल चीज़ों के बारे में अब डिस्कस। इम्पैक्ट ऑफ द आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका इम्पैक्ट है इसके ऊपर। तो मॉडर्निज्म में क्या था? We recreate the past, blend with the present. Traditional labels and the category lose relevance. Search for the truth. Modern age has lost the enlightenment. People less likely to follow the rigid ideology. अब पोस्ट मॉडर्न एज में क्या है कि इसमें एक तो लोग जो हैं ट्रेडिशनल लेबल और कैटेगरी जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रही थी कि आपके जो एक प्री डिफाइंड आइडिया किसी ने बता दिए हैं, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो उसको नहीं मानता। ये क्या, ना तो वो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, अब ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, कि कहीं भी रियलिटी नहीं है, जहाँ जहाँ दिल करता ले लो। ग्रेटर प्लूरलिज्म इज़ अ मॉडर्न लाइफ, नो एब्सोल्यूटनेस। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी मुकम्मल, ना तो कहीं पे मुकम्मल सच्चाई है और ना कोई चीज़ मुकम्मल है, सारी रिलेटिव फॉर्म में, फ्रैगमेंट फॉर्म में है। कल्चर एंड स्ट्रक्चर आर फ्रैगमेंट, को कहते हैं कल्चर और स्ट्रक्चर भी फ्रैगमेंट है, लेस प्रेडिक्टेबल है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नैरोड द टाइम एंड द स्पेस। सर्च फॉर ट्रूथ, मॉडर्न एज हैज़ लॉस्ट द एनलाइटनमेंट। वी रिक्रिएट द पास्ट एंड ब्लेंड विद द प्रेजेंट। हम रिक्रिएट करते हैं पास्ट को किसके साथ? प्रेजेंट के साथ मिला के। यानी जो प्रेजेंट है और पास्ट है और बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाई जाती है इस एज में। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फ्यूचर थॉट्स, टेन पॉइंट ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द स्टाइल। ये 10 पॉइंट्स हैं, इसके स्नैपशॉट ले लें भले। एम्फेसिस ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द स्टाइल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द सब्सटेंस। रिसाइकलिंग पास्ट कल्चर एंड स्टाइल्स एंड, उसके बाद ये एक लफ्ज़ है, इसको नोट कर लें, पैस्टिश। पैस्टिश का मतलब होता है कलेक्शन बारोड फ्रॉम वेरियस डिमेंशंस, सोर्सेज, उसको कहते हैं पैस्टिश। क्या लफ्ज़ है? ये भी पोस्ट मॉडर्न एज में इस्तेमाल होता है, पैस्टिश। पैस्टिश का मतलब कलेक्शन लिख लें, पैस्टिश का मतलब लिख लें बारोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और एक नई चीज़ बनाना।
playful use of the less decoration, celebration of the complexity and the contradictions, mixture of the high and the low culture. अब इसमें क्या सारे मिक्स हो गए हैं, अब क्लास में बटी हुई सोसाइटी नहीं है. अब sensitivity to the subtlety of the image, language, science, intermixing the different style and collagings. उसके बाद accepting the collapse of the distinctions and difference. अब इसमें क्या हो चुका है इस एज में, सारी चीज़ें जो डिफरेंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. एक तो पस्टीश आ चुका है. पस्टीश का मतलब क्या होता है, कलेक्शन. हर चीज़ आपको कलेक्शन में मिलेगी डिफरेंट सोर्स से, ठीक है. उसके बाद हाई लो सारे मिक्स हो चुके हैं. सेंसिटिविटी, ये मैं पोस्ट मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ. इंटरमिक्सिंग डिफरेंट स्टाइल, एक्सेप्टिंग कोलैप्स ऑफ द डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस. इनका कोलैप्स हो चुका है डिस्टिंक्शन. पहले डिफरेंस होते थे ना सोसाइटी, हमने विक्टोरिया